हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो यूनिट 2 वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन क्लास 8 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसका लास्ट चैप्टर हम करने वाले हैं। सीक्वेंस में ये चैप्टर नंबर 6 है। तो इसमें वर्गीज कुरियन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन थे वो और ये चैप्टर किस बेसिस पे है, क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वर्गीज कुरियन ये एक नाम है व्यक्ति का। आई टू हैड अ ड्रीम, मैंने भी एक सपना देखा था। तो यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है उनके बारे में, उन्होंने क्या सपना देखा था और ये कौन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइटल है इसका मतलब है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है उनके मन में एक बड़ा सपना था। उनका सपना था कि भारत का जो हर दुग्ध दुग्ध यानी होता है दूध, मिल्क से रिलेटेड, ठीक है, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है उससे किसान जो है, फार्मर्स जो है, जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो इंडिपेंडेंट बने, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और वो जो पशुपालन कर रहे हैं जिससे वो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए उनको सही रेट मिले और भारत जो है दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे आगे रहने वाला देश में से एक बने या शामिल हो। ठीक है, तो ये उनका सपना था जिसको लेकर उन्होंने बहुत मेहनत की, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से अपने सपने को उन्होंने सच किया। ठीक है, सो इसीलिए ये जो एक स्टोरी है या जो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आई टू हैड अ ड्रीम, मतलब मैंने भी एक सपना देखा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दिया है, इनके बारे में क्या चीजें पढ़ेंगे उससे तो सबसे पहले देखेंगे लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सो अरेंज द वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गिवन बिलो इन द टाइमलाइन प्रोवाइडेड, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ये गतिविधियां आपको चैप्टर पढ़ने से पहले करनी है। यहाँ पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करने के जो जरिए हैं, जो भी माध्यम है, उनका किस तरीके से ये जो टाइमलाइन दिया गया है कि पहले क्या चीजें थी, अब न्यू, अब क्या क्या चीजें हैं, तो इस टाइमलाइन पे आपको इसे रिप्रेजेंट करना है कि कौन सी चीज पहले थी और कौन सी चीज बाद में आई, है ना। सो कैसे इसको करेंगे, तो जैसे सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पुराना है पिजन, तोते के, ये जो कबूतर होते हैं इसके जरिए जो है पहले मैसेजेस वगैरह पहुंचाए जाते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद आया पोस्ट कार्ड, है ना, ये वाला, तो 3। फिर यहाँ पर पोस्ट कार्ड के बाद क्या आया, टेलीग्राफ, ये वाला, तो 4। देन इसके बाद आया टेलीफोन, 1। देन इसके बाद आया ईमेल, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और उसके बाद आया मोबाइल फोन, ठीक है, सॉरी, ईमेल आ जाएगा 2 और मोबाइल फोन आ जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर मतलब ये बताया गया कि पहले के समय में लोग जो संदेश भेजना चाहते थे या मैसेज भेजना चाहते थे उसको पहले किससे भेजते थे, कबूतरों से, बाद में पोस्ट कार्ड्स आ गए, फिर टेलीग्राफ्स आ गए, फिर टेलीफोन, ईमेल एंड मोबाइल फोन, तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं ना। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग थिंग्स। आपको ग्रुप में डिस्कशन करना है, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। जो आपके स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ और टीचर्स के साथ आपको आंसर्स जो है डिस्कस करने हैं। जैसे पहला है द रीजंस फॉर चेंज इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द ईयर्स, क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बदलते चले गए समय के साथ साथ, तो इसका क्या कारण रहा होगा। सो सिंपल सा है कि विज्ञान या जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ, तीसरे देश के साथ कनेक्टेड है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी हमारा टाइम सेव करती है, राइट। तो ये आंसर्स मैंने यहाँ नोट्स में दे दिए। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं डिटेल्ड इस तरीके के, जैसे इस चैप्टर के, मैं आपको थोड़े से प्रीव्यू दिखा देती हूँ, चैप्टर 3 के ये ऐसे डिटेल नोट्स रहेंगे जिसमें कि टाइटल और जो भी स्टोरी की समरी है वो दिया रहेगा, और उसके बाद जो ग्रामर है इस चैप्टर का वो सारा इसमें कवर किया रहेगा, टाइटल, जस्टिफिकेशन, आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट इज जो भी ग्रामर नोट्स है, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इसके एग्जाम्पल्स, और फिर इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह इन्वॉल्व होंगे। देन नेक्स्ट इसमें जैसे पैसेज वगैरह जो इससे आ सकते हैं वो रहेंगे, और लास्ट में फिर बुक की एक्सरसाइज भी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ग्रामर के टॉपिक की प्रैक्टिस, एंड एट द एंड यू विल हैव बुक की एक्सरसाइज सॉल्व। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका आंसर है, जैसे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंज इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चेंज्ड बिकॉज पीपल नीडेड फास्टर, easier and more convenient ways to connect with others across long distances. Okay, so if you want to purchase notes, connect on WhatsApp. Notes are not free, so please connect accordingly. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। The next question है इसमें, the means of communication that you prefer to use and the reason for your choice. आपको इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो आपको पसंद है और क्यों पसंद करते हैं। तो जैसे फोन मुझे पसंद है, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हो। सो आई प्रेफर मोबाइल फोन्स बिकॉज दे आर क्विक, कन्वीनियंट एंड अलाउ इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू कॉल्स, मैसेजेस एंड वीडियो चैट्स। हम इंस्टेंटली किसी से भी बात कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, इट्स बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक अगेंस्ट इट्स मिसयूज।
अगर कुछ होता है जैसे सोशल मीडिया वगैरह आप चलाते हैं तो उसके माध्यम से जो कम्युनिकेशन है उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए, उसके कोई मिस यूज ना हो उसके लिए। तो ये आप इसका आंसर अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक दे दिया कि सोशल मीडिया हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट क्विकली एंड शेयर इन्फॉर्मेशन इजिली। हाउएवर यूजर्स शुड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। हमें ऑनलाइन किसी को ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबली हमें यूज करना चाहिए ताकि मिसयूज ना हो सके। ओके, अब हम चैप्टर को रीड कर लेते हैं। सो लेट अस रीड वी कुरियन यानी वर्गीस कुरियन, आनंद, और ये यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है टू माई ग्रैंडसन आनंद 2005। तो ये एक क्या है, लेटर जैसा लिखा हुआ है। माई डियर सिद्धार्थ, जो वर्गीस कुरियन जी हैं ये अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। कहाँ से? आनंद जो जगह है गुजरात में, वहां से 2005 का ये लेटर है। ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं माई डियर सिद्धार्थ, मेरे प्रिय सिद्धार्थ। यहाँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन अपने पोते सिद्धार्थ को एक इमोशनल लेटर लिख रहे हैं। अब इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे साथ साथ। व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट, मैंने तुम्हें आखिरी बार कब पत्र लिखा था? उन्हें याद भी नहीं है। आई हैव ट्रबल इवन रिमेम्बरिंग, मतलब मुझे याद करने में भी दिक्कत आ रही है कि मैंने आखिर तुम्हें कब याद किया था लास्ट टाइम, मतलब लेटर लिखा था। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज टेलीफोन। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी चीज की लत लग जाना, आदत बन जाना। तो आजकल हम लोग इंस्टेंट मतलब तुरंत बात हो जाए, इसके हम इतने फेवर में हो गए, हमें ऐसी लत लगी हुई है कि हम अब एक दूसरे को पत्र लिखना भूल गए हैं। हम फटाफट टेलीफोन से बात कर लेते हैं। बट स्पीकिंग ऑन टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। फ्लीटिंग मतलब होता है मोमेंट्री और शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय का। ठीक है, फोन पे बात करने से हमें थोड़े समय की खुशी मिलती है, इमीडिएट मतलब उस वक्त अच्छा फील होता है। अब आगे देखते हैं, राइटिंग इज डिफरेंट। ठीक है, फोन पे तो फ्लीटिंग जो है थोड़े समय का एंजॉयमेंट रहता है, लेकिन अगर हम लिखते हैं, चाहे वो पत्र हो चाहे कोई भी माध्यम हो लिखने का, तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पे केवल किताबें या लेख ही नहीं बल्कि एक साधारण सा अगर हम पत्र भी लिख रहे हैं तो वो भी बहुत डिफरेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग इवन इफ इट इज अ लेटर नॉट ओनली कन्वेज आवर प्रेजेंट कंसर्न एंड व्यूज ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस, बट इट बिकम्स अ पोजेशंस दैट कैन बी ट्रेजर्ड एंड रीड ओवर द ईयर्स विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर। तो जैसे जब हम पत्र लिखते हैं ना या कुछ भी लेटर वगैरह लिखते हैं, तो वो सिर्फ हमारी आज की कंसर्न को नहीं देखता कि आज क्या हो रहा है, वर्तमान के जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, उनको नहीं देखता। हमारे जो फीलिंग्स वगैरह है उनको ही सिर्फ व्यक्त नहीं करता। मतलब जब हम पत्र लिखते हैं तो उससे हम उस समय की परेशानियां, भावनाएं और अनुभव लिखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे कभी भी आप कितने सालों बाद भी फिर से रीड कर सकते हो, और जब आप बाद में उसे पढ़ोगे तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी यादें आपके साथ इसके साथ जुड़ी रहती हैं, राइट। और इसी में लिखा है कि ये एक अनमोल संपत्ति बन जाता है। ट्रेजर यानी खजाना, एक खजाने की तरह बहुत सालों बाद आप इसको निकाल कर याद कर सकते हो, जिसे कि लोग संभाल कर रख सकते हैं, है ना। और इसे प्यार के साथ पढ़ा जा सकता है। अबाइडिंग प्लेजर मतलब अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक आपको इससे प्लेजर यानी सुख की प्राप्ति होती है जब जब आप वो लेटर को पढ़ते हो तब, है ना। कि ये मेरे दादाजी ने मुझे लिखा था, ये मेरे घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, यहाँ से मैंने पढ़ा था, है ना। तो ऐसी यादें हमें लेटर्स के थ्रू मिलती हैं। यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे, बट perhaps a couple of decades or more from now, you will pick up these jotting of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done and the reason I pursued a life of service to our nation's farmer. तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, वो अपने पोते को कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये लेटर जो है अभी पूरा पढ़ने का मन ना हो। ऑल राइट अवे मतलब कि अभी पूरा पढ़ने का मन ना हो तुरंत, बट परहैप्स मतलब होता है शायद। ठीक है, शायद, शायद कपल ऑफ डेकेड्स और मोर फ्रॉम नाउ, हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद जब तुम मेरे इस लेटर को दोबारा से उठाओगे, जब तुम वर्षों बाद इसे फिर से पढ़ोगे, तब तुम्हें मेरे इन लिखे हुए जो मैंने थॉट्स बताए हैं तुम्हें, जॉटिंग्स मतलब क्या होता है, ब्रीफ नोट्स, जो मैंने तुम्हें नोट्स बताए यहाँ, या थोड़ा सा जो मैंने अपने विचारों को तुम्हें बताया है, इसे तुम फिर से पढ़ोगे और तब तुम्हें मेरे इन विचारों को अच्छे से ये तुम्हें समझ में आएंगे। डीपर अंडरस्टैंडिंग मतलब गहराई से तुम मेरी बात को तब समझ पाओगे कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। ये लिखा ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन, कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, और
द रीजन आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर, और क्यों मैंने अपने देश के किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए अपने जो जीवन है उसको सेवा का, मतलब अपने जीवन को उनकी सेवा का एक उद्देश्य बनाया। यहाँ पर लेखक अपने पोते को कह रहे हैं कि अभी शायद तुम मेरी बात को ना समझ पाओ, लेकिन 10 साल 20 साल बाद जब तुम मेरा लेटर पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो लाइफ मैंने जी है वो मैंने ऐसी क्यों जी है ना। यू विल देन डिस्कवर इन देम अ वैल्यूएबल रिमाइंडर ऑफ डेज जस्ट बिफोर द वर्ल्ड एंटर द 21st सेंचुरी। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम इन बातों को भविष्य में, फ्यूचर में पढ़ोगे ना, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि ये केवल पत्र नहीं है, कि ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल रिमाइंडर है। मतलब तुम्हें ये याद आएगा, या एक तरीके से याद दिलाने वाली चीज है, एक ऐसी तुम्हें 21वीं सदी से पहले, जो हमारा 21st सेंचुरी है, उससे पहले तुम्हें एक बहुत अनमोल, बहुत ही प्यारी सी याद दिलाएगा। इसके माध्यम से क्या होगा, एंड यू मे वांट टू शेयर माय मेमोरीज विद दोज ऑफ योर जनरेशन, और तुम मेरी जो मेमोरीज हैं तुम्हारे मन में, मेरी जो यादें हैं, वो तुम उस समय के जो लोग हैं या फिर तुमसे जो छोटे हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे। टू प्रोवाइड अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन एंड न्यू। तो यहाँ जो लेखक है वर्गीस कुरियन जी जो है, वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में उनका जो पोता है उन यादों को अपनी पीढ़ी, जो उनके जनरेशन के लोग हैं या उनसे जो छोटे लोग हैं, उनके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। इससे उन्हें ये जानने का अवसर मिलेगा कि जो कि किस तरीके के उनके दादा दादी थे, वो कैसी दुनिया में रहते थे, उनका जीवन कैसा था, और उन्होंने किस परिस्थिति का सामना करके अपनी लाइफ को जिया। ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहा है आपको कि लेटर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने पोते को एक याद बनाने के लिए, है ना। देन आई स्टार्टेड माई वर्किंग सून आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। जब हमारा देश आजाद हुआ लगभग तभी से उन्होंने शुरू कर दिया था अपने करियर को बनाने के लिए, काम करने के लिए। द नोबलेस्ट टास्क इन दोज डेज वॉज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन वॉट एवर वी कुड टूवर्ड्स बिल्डिंग एन इंडिया ऑफ आवर ड्रीम, अ नेशन वेयर आर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हेड्स हाई इन फ्रीडम बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पुअर्टी। मतलब देश अभी तुरंत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त, तो जो कुछ कर सकता था कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए, वो क्योंकि नया नया आजाद हुआ था, तो हर व्यक्ति देश के लिए, देश के विकास के लिए कुछ न कुछ करना चाह रहा था। मतलब उस समय सबसे महान काम यही माना जाता था कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से, है ना, जितनी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करने की एबिलिटी है उसके हिसाब से वे अपने देश के निर्माण में सहयोग करें, देश को बिल्ड करने में, बनाने में मदद करें। सभी का सपना ऐसा था, आवर ड्रीम्स मतलब सभी का सपना उस वक्त ऐसा था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां पर जो लोग हैं वो आजादी के साथ, इंडिपेंडेंट, सम्मान पूर्वक, हेड्स हाई मतलब सिर उठाकर आजादी के साथ रहें, और जो कि फ्री हो किस चीज से, हंगर और पुअर्टी, मतलब जहां गरीबी ना हो, भूखे लोग ना हो, भूख का सामना लोगों को ना करना पड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अ नेशन वेयर आर पीपल कुड लिव विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर। एक ऐसा देश बनाने के लिए जहां पर हमारे लोग रह सकें रिस्पेक्ट के साथ, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, सभी बराबर हों, सभी एक दूसरे को प्यार करें। अ नेशन दैट वुड इवेंचुअली बी काउंटेड अमंग फोरमोस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। फोरमोस्ट क्या होता है, लीडिंग, ठीक है। मतलब लेखक का सपना था कि भविष्य में भारत दुनिया के सबसे डेवलप्ड, सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टफुल कंट्रीज में गिना जाए। ठीक है। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन्स पुटिंग असाइड द डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शन। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, मॉडेस्टी, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसी वक्त उनको समझ में आ गया कि अगर कोई भी, ह्यूमिलिटी मतलब बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से, उन्होंने ये बात को रियलाइज कर लिया था उस वक्त कि अगर आप कोई एक रास्ता चूज करते हो लाइफ में, तो उसका मतलब होता है कि बाकी की जो आपकी इच्छाएं हैं, बाकी की जो आप चीजें करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, उन्हें आपको पुटिंग असाइड मतलब साइड करना होगा। देश के लिए अगर काम करना चाहते हो तो सिर्फ उस रास्ते को चुनकर उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो हर सही निर्णय के लिए कुछ ना कुछ हमें त्याग करना पड़ता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 ईयर्स अगो। ये जो चेंज है ये लेखक के अंदर कम से कम 50 साल पहले आया, जब व्हेन आई अग्रीड टू वर्क फॉर अ स्मॉल कोऑपरेटिव्स ऑफ डेयरी फार्मर्स हु वर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। तो अब वो बता रहे हैं कि उनके जीवन में जो बड़ा चेंज आया, इस तरीके के थॉट्स डेवलप हुए 50 साल पहले लगभग आया, जब उन्होंने जो दूध
प्रोडक्शन करने वाले, मिल्क प्रोडक्शन करने वाले किसान थे, तो उनकी एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। कोऑपरेटिव मतलब होता है कि इसमें लोग ग्रुप में मेंबर्स बन जाते हैं, फिर ये एकजुट होकर कोऑपरेट करते हैं और उसके हिसाब से सोसाइटी बनाकर वर्क करते हैं। तो छोटी सी एक संस्था थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। तो उनके साथ काम करने का इन्होंने डिसीजन लिया कि उनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये किसान क्या करते थे, अपने व्यवसाय जो उनका बिजनेस है और अपने जीवन पर स्वयं नियंत्रण करना चाहते थे, मतलब खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर was not the career I had envisioned for myself. Envision मतलब क्या होता है, pursue यानी follow करना, ये वाला pursue. Envision मतलब होता है कि imagine करना, सोचना, सपना देखना. Expected something to happen in particular way, कि इस तरीके से कोई काम होगा, उसे हम कहते हैं envision. ठीक है। नाउ अब जो पोएट है वो यहाँ पर कह रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ बता रहे हैं कि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि देश की सेवा के लिए उन्हें किसान की सेवा करनी पड़ेगी या किसानों की सेवा करेंगे वो देश की सेवा के लिए। उनका सपना कोई और करियर चुनने का था, है ना। एनविजन फॉर माई सेल्फ मतलब उन्होंने ये सपना तो कभी नहीं देखा था कि वे देश के किसानों की सेवा करेंगे। बट समहाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी along and put me in certain time with a choice that would transform my life. लेकिन कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसी बनी कि कई घटनाएं एक के बाद एक ऐसी होती गई कि वे इसी रास्ते पर उन्हें मोड़ कर ले आई। मतलब जो रास्ता इन्होंने चुना फार्मर्स के साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ वर्क करने का, उसी रास्ते पर इनको लेकर आ गई, जहां उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिससे कि उनकी पूरी लाइफ क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, चेंज हो गई। ठीक है। आई कुड परस्यूड अ करियर इन मेटलर्जी एंड बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी। अब वो कहते हैं कि लेखक अगर चाहते, जो वर्गीस कुरियन जी बता रहे हैं कि अगर वो चाहते तो वो मेटलर्जी में काम कर सकते थे, जहां पे मेटल्स वगैरह पे वर्क किया जाता है, उसमें काम कर सकते थे, उसमें वो अपना करियर बना सकते थे, किसी बड़ी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन उनको मिल सकती थी, है ना। और ऑप्टेड फॉर अ कमीशन इन द इंडियन आर्मी एंड मे बी रिटायर्ड एज अ जनरल, या फिर वो आर्मी सेना में जा सकते थे, अधिकारी बन सकते थे, है ना, और रिटायर होते एज ए जनरल। और आई could have left for the US and gone on to become a highly successful NRI, या ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका जाकर भी बहुत अधिक सफल एक एनआरआई बन सकते थे। एनआरआई क्या होता है, नॉन रेजिडेंस इंडियन, ऐसे इंडियंस जो विदेशों में जाकर रहने लगते हैं, तो वो भी बन सकते थे। येट आई चोज नन ऑफ दीज बिकॉज समवेयर डीप डाउन आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात। लेकिन इसमें से उन्होंने कोई भी कुछ भी काम नहीं चुना। उनके मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास था, डीप डाउन मतलब मन में कहीं ना कहीं, मन के भीतर ये विश्वास था कि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं यहीं पर गुजरात में जो आनंद जगह है, वो यहीं पर रहकर किसानों के साथ काम करके देश और समाज के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। योर ग्रैंड मदर, अब वो आगे अपनी इनकी दादी के बारे में बता रहे हैं, मतलब वो अपनी वाइफ के बारे में। योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस। अब दादी ने भी आगे इम्पॉर्टेंट चॉइस क्या लिया वो बताया है। शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। सो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो दादी थी ना, जिनको लेटर लिख रहे हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि वे जानती थी कि उस समय जो आनंद जगह है गुजरात में, इतना छोटा शहर था वो, कि आज की तरह जो हम सुख सुविधाएं देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, वो वहां पर उपलब्ध नहीं हो सकता था। However, she ardently supported my choice to live and work in आनंद। लेकिन उन्होंने, जो दादी हैं, उन्होंने वर्गीस जी का साथ दिया, उनके जो चॉइस है उसमें सपोर्ट किया और आनंद में वर्क करने के लिए उनका साथ दिया। That choice of your grandmother to stand by me and give has given me an everlasting strength, always ensuring that I shouldered my responsibility with poise. Poise मतलब होता है ना, calm and confident manner। इसमें क्या पढ़ा कि दादी जो थी, उन्होंने पूरे दिल से, लेखक जो है वहां आनंद में रहकर किसानों के साथ जो काम करने का उनका निर्णय था, उसमें दादी का सपोर्ट था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा उनका साथ दिया, है ना। तो अब इससे क्या पता चलता है आगे, जब इतना सपोर्ट मिला तो लेखक कहते हैं कि उनकी पत्नी का जो ये सपोर्ट था, ग्रैंड मदर का जो सपोर्ट था, वो हमेशा से उनके साथ खड़ी थी। उन्हें हमेशा के लिए जो एक मेंटल पीस होता है, मानसिक शक्ति या फिर स्ट्रेंथ जो हम बोल सकते हैं, एवरलास्टिंग मतलब हमेशा रहने वाला, है ना, एक शक्ति की तरह, एक स्ट्रेंथ की तरह काम आया।
और हमेशा ये इंश्योर हुआ कि आई शोल्डर्ड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी विद बॉयज, मतलब कि कभी भी जो उनके साथ होने के कारण वे अपनी जो सभी जिम्मेदारियां हैं उसको आत्मविश्वास, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ और शांति के साथ निभा सकते थे। ठीक है, पॉइज मतलब होता है, मैंने आपको बता दिया, इसका हिंदी मीनिंग होता है आत्मविश्वास। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके साथ सपोर्ट के कारण, क्योंकि दादी का साथ था तो सपोर्ट के कारण वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा पा रहे थे। Whenever I have received any recognition for my contribution towards the progress of our country, I always emphasized that it is a recognition of the achievements of many people with whom I had a privilege to associate with. अब वो कह रहे हैं कि कभी भी जो उन्होंने काम किया उसके लिए अगर सराहना मिली, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको कहीं पर रिकॉग्निशन या पहचान मिली, सम्मान मिला, तो उन्होंने हमेशा कहा कि ये जो सम्मान है केवल उनके कारण नहीं है, ये रिकॉग्निशन सिर्फ उनके कारण नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों की मेहनत का सम्मान है जिनके साथ लेखक ने मिलकर काम किया है। आई हैड प्रिविलेज टू एसोसिएट विद देम, मतलब जिनके साथ जुड़कर उन्होंने काम किया है। नाउ नेक्स्ट इज, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज आई हैव कंसिस्टेंटली अडहेयर्ड टू सर्टेन वैल्यूज। अडहेयर मतलब होता है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट, मतलब कि लगातार पालन करना किसी चीज का, उसको मानना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं विशेष रूप से वो ये बात को बताना चाहेंगे मोर स्ट्रांगली, मतलब और ज्यादा जोर देकर बताना चाहेंगे कि उनकी जो सफलता है, जो भी वो उन्होंने सक्सेस हासिल की, उनकी जो सफलता है केवल इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने जीवन के जो अच्छे मूल्य थे, अच्छे जो वैल्यूज थे, सिद्धांत थे, उनका अध्ययन मतलब होता है कि पालन किया। ठीक है, उसको उन्होंने फॉलो किया। वैल्यूज यानी जो नैतिकता है, सिद्धांत है, वैल्यूज दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स। ऐसी वैल्यूज की बात कर रहे हैं वो जो उन्होंने इनहेरिट की थी। इनहेरिट करना मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होना। तो उनको ये संस्कार कहाँ से मिले थे? उनके पेरेंट्स से, उनके फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे। वैल्यूज दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद त्रिभुवन दास पटेल, और जो उनके मेंटर थे, सपोर्टर थे, जिनका नाम उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, त्रिभुवन दास पटेल, उनसे इनको ये वैल्यूज मिली थी जिनको इन्होंने आजीवन अध्ययन यानी कि पालन किया। आई हैव ऑफन स्पोकन ऑफ इंटेग्रिटी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वैल्यू। ये जो सभी वैल्यूज की यहाँ बात हो रही है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है इंटेग्रिटी, मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। ऑनेस्ट रहना मतलब ईमानदारी से काम करना। ठीक है, रियलाइजिंग दैट इंटेग्रिटी and personal integrity at that is being honest to yourself। मतलब वो कह रहे हैं कि जो भी अच्छे संस्कार या जीवन मूल्य उन्हें अपने माता पिता, परिवार के बड़े सदस्य या फिर आनंद जो जगह है वहां पर जो उनके मार्गदर्शक थे या कह सकते हैं उनके जो सपोर्टर थे त्रिभुवन दास पटेल से मिले, उनको उन्होंने आजीवन फॉलो किया। और लेखक के अनुसार सभी जो मूल्य होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने ऑनेस्टी को बताया है, ईमानदारी को बताया है। ठीक है, जिसे कि वो इंटेग्रिटी बोल रहे हैं। उनका मानना है कि सच्ची ईमानदारी का अर्थ होता है कि सबसे पहले स्वयं के प्रति ईमानदारी, मतलब कि टू बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि खुद से झूठ नहीं बोलना। दुनिया को आप झूठ बोल सकते हो लेकिन जब आप अकेले में जाओ तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया या ये तो मैंने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके हिसाब से ईमानदारी क्या है? टू बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कि खुद से सच बोलना। इफ यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट टू योर सेल्फ इट डज नॉट टेक मच एफर्ट इन ऑलवेज बीइंग ऑनेस्ट विद अदर्स। अगर आप खुद के साथ ईमानदार हो तो फिर ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दूसरों के साथ ईमानदारी को प्रेजेंट करने में या दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में, बहुत आसान हो जाता है। आई हैव ऑल्सो लर्न्ड दैट व्हाट आई एम श्योर you too will find out someday। फिर वो कहते हैं मैंने और क्या सीखा, और वो कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि हाँ आगे चलकर तुम्हें भी ये सीखने को मिलेगा। तो क्या बता रहे हैं वो? लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग, कि जीवन जो है ना बहुत एक प्रिविलेज, मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल से मिली हो, बहुत कीमती हो, तो सौभाग्य से मिला है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको वेस्ट करना क्या होगा? व्यर्थ होगा, रॉन्ग होगा। in living this privilege called life you must accept responsibilities for yourself, always use your talent to best of your ability and contribute somehow to the common good। मतलब कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है। अगर आपको ये मिला है तो आपके
आपको अपनी जो भी कैपेबिलिटीज हैं उनको जीवन जीने का सही तरीका यही है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करे, अपनी जो भी काबिलियत है, टैलेंट है, उसका पूरा उपयोग करके अपने साथ साथ समाज की भलाई के लिए, कॉमन गुड मतलब सभी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करे, कुछ ना कुछ काम करे। दैट कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म्स एवरी डे। ये जो कॉमन गुड है, कॉमन गुड क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये जो वर्ड आया है कॉमन गुड के लिए कुछ काम करे, तो ये कॉमन गुड क्या है? अब सोचोगे अरे मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो कॉमन गुड है, तो इसका मतलब है लेखक ये कहना चाह रहे कि समाज की सेवा, कॉमन गुड यानी लोगों के लिए काम करना। तो ये जो समाज की सेवा है, ऐसे अवसर हमें हर दिन अलग अलग रूपों में मिलते हैं, ठीक है, मैनी फॉर्म्स एवरी डे। हर दिन आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इफ यू लुक अराउंड, आप अपने आसपास देखो, यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग टू बी डन। बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं, ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, आप अपने फ्रेंड की मदद कर सकते हैं। योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, या आपके टीचर जो है वो ऐसे लोगों की को ढूंढ रही हूँ, ऐसे लोगों की सहायता चाहती हूँ जो खुद से आके सेवा करे। और कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड यू टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, या जिस कम्युनिटी में, समुदाय में आप रह रहे हो सकता है वहां पर आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत हो। आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग। मतलब देखो, इस लाइन में कंफ्यूज नहीं होना, यानी अगर तुम फेल हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पास नहीं हुई हो या सक्सेस नहीं हुए हो। इसका मतलब ये भी होता है rather it is about not putting in your best effort and not contributing however modestly to the common good। अब इसका ये यहाँ पे क्या है कि सफलता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फेल हो गए हो तो अगर आपने मेहनत की है और तब फेल हुए हो तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। आपने मेहनत पूरे अपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं ना, बेस्ट एफर्ट्स आपने नहीं दिए, नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तब उस फेलियर को हम फेलियर कहते हैं। अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं और तब आप असफल हो रहे हो तो उसमें देर हो रही है, आप असफल नहीं हो, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो, बट आपने कोशिश ही नहीं की और हार रहे हो तो फिर उसे हम असफलता कहते हैं। आपको कुछ ना कुछ काम लोगों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड, लाइफ में तुम भी डिस्कवर करोगे जैसे मैंने किया, दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज, कि कोई भी चीज कभी भी खराब हो सकती है और होती ही है। Yet there is a little correlation between circumstances of people's life and how happy they are। Correlation मतलब connection, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है ना। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि किसी भी पर्सन की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस है ना, और उसकी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। लोग कम कुछ बहुत अच्छा नहीं खा रहे फिर भी खुश रह सकते हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है फिर भी दुखी हैं। तो सर्कमस्टेंसेस और हैप्पीनेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवरसेल्व्स विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर, अ रिलेटिव, एन एक्वेटेंस, और ऑफन समवन वी बैरली नो। हमेशा हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं किसी जान पहचान वाले रिलेटिव से, या फिर ऐसे व्यक्ति से जिसे हम जानते हैं कि हाँ ये हमारे पहचान में, इसके पास ये है, उसके पास वो है, और हम उन्हें बेयरली जानते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानते, दूर दूर से उनको देखते हैं, अरे उसके पास ये है वो है, और हम उनसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग क्लोजली वी रियलाइज दैट व्हाट वी सॉ वर ओनली इमेजेस ऑफ परफेक्शन। लेकिन जितना आप उनको प्यार से पास जाकर देखोगे, जितना अच्छे से समझोगे, आपको दिखेगा कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें दूर से वो ऐसा लग रहा था एकदम परफेक्ट है उनकी लाइफ, लेकिन जितना ज्यादा आप डीप में जाओगे आपको पता चलेगा कि वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक आभास हो रहा था, एक इमेज थी कि ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं होता। एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड चेरिश what we have rather than what we don't have। तब तुम्हें समझ में आएगा, ये समझने में मदद मिलेगी कि हमें चेरिश करना चाहिए, खुश होना चाहिए किसके लिए, जो हमारे पास है उसके लिए, ना कि दुख होना चाहिए किसके लिए, which we do not have, मतलब जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी ना होकर, बल्कि जो हमारे पास है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। ओके, नाउ आगे देखते हैं। डू यू रिमेंबर व्हेन यू accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1991?
1999। तो अब यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें वो समय याद है जिस समय दिल्ली में एक भव्य समारोह हुआ था, वहां पर प्रेसिडेंट ने मुझे पद्म विभूषण दिया था। तो अपने पोते से पूछ रहे हैं क्या वो तुम्हें समारोह 1999 का याद है। अब आगे देखते हैं। विद ग्रेट प्राइड यू स्लिप्ड द मेडल अराउंड योर नेक, लुक्ड एट इट इन ऑ एंड आस्क्ड मी वेरी इनोसेंटली इफ यू कुड कीप इट। फिर उसमें वो कह रहे हैं कि ये उनके जीवन का एक बहुत ही गर्व भरा सिचुएशन था, क्षण था, जिसे लेखक चाहते हैं कि उनका पोता हमेशा याद रखे, है ना, ये कहना चाहते हैं। अब उस वक्त क्या हुआ था, सिद्धार्थ ने बड़े ही प्राउड के साथ अपने दादाजी से वो मेडल ले लिया था। ठीक है, मेडल उनके हाथ से ले लिया था और अपने गले में पहन लिया था। वे जो मेडल है उसको आश्चर्य और बहुत ही सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ देख रहा था। फिर उसने बहुत मासूमियत से पूछा, बहुत ही प्यार से पूछा, इनोसेंटली, कि दादाजी क्या वो अपने पास रख सकता है मेडल को। दादाजी से पूछा क्या इसे मैं रख सकता हूँ। डू यू रिमेम्बर द आंसर योर ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू। क्या तुम्हें वो आंसर याद है जो मैंने और तुम्हारी दादी ने तुम्हें दिया था। वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स as much as it was mine, but that you should not be satisfied in merely keeping my award. The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. तो दादा दादी ने क्या उनको जवाब दिया था कि हाँ, तुम इस पदक, जितना ये मेरा है उतना ही तुम्हारा है ना। as much as it was mine, उतना ही ये योर्स मतलब तुम्हारा है। लेकिन केवल दादा का पुरस्कार अपने पास रखने से ही काफी नहीं होगा। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, चैलेंज यही होता है कि आप स्वयं अच्छे काम करो, मेहनत और ईमानदारी के साथ करो और उस बेसिस पे आप पुरस्कार पाओ। लाइफ टाइम ऐसे वर्क करो, चैलेंजेस फेस करो और उस बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, तो वो आपके लिए प्योरली सेटिस्फाइंग होगा। अभी तुम मेरा अवार्ड रखोगे तो है तो तुम्हारा ही, बट उससे तुम्हें संतुष्ट नहीं होना है, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलना चाहिए। ओके, फिर लेटर का एंड देखते हैं। At in the end, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in another's happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our lives to the fullest. इसका मतलब क्या है, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि यदि हम एक दूसरों से प्रेम करें, ठीक है, प्रेम करना सीखें, एक दूसरे की, रिजॉइस मतलब खुश होना, एक दूसरे की खुशी को महसूस करें, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, यह समझें कि इस दुनिया में सभी के लिए सही मात्रा में, मतलब कि इनफ अपॉर्चुनिटीज हैं। आप चाहें तो पर्याप्त आपको मौके मिलेंगे, आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, तो हम अपना जीवन पूरी तरह से सफल, सुखी और सार्थक बना सकते हैं। ठीक है, हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से फुलेस्ट जी सकते हैं। हमें दूसरों के लिए खुश होना चाहिए, दूसरों की हैप्पीनेस को शेयर करना चाहिए। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दीज musings to you, Siddharth, and to the millions of other children of your generation in our country, in the hope that upon reading them you will be inspired enough to go bravely out into the world and work tirelessly in your chosen field for the larger good of the country, for the larger good of the humanity. Remember, rewards that come to you then are the only true rewards for a life well spent. अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो भी उनके जीवन के अनुभव हैं या जो उनके विचार हैं, वे अपने पोते सिद्धार्थ को और देश की जो पूरी जनरेशन है आगे आने वाली, उनके साथ वो शेयर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, किस उम्मीद में, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश के सभी बच्चे इन विचारों से प्रेरणा लें, इंस्पायर हों और जो भी फील्ड वो चुन रहे हैं उसमें वो टायरलेसली, बिना थके, ईमानदारी से काम करें, अपने देश और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी कंट्री के भलाई के लिए योगदान दें। तभी जाके जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, मतलब लेखक कह रहे हैं कि जीवन में जो सम्मान और पुरस्कार आपकी अपनी मेहनत और ईमानदारी और सेवा के लिए मिले, अच्छे कार्यों के कारण मिलते हैं, वही ट्रू रिवॉर्ड्स होते हैं, वही वास्तविक क्या होते हैं, पुरस्कार होते हैं। वही ये सिद्ध करते हैं कि हमारा जीवन कितना वेल स्पेंट, यानी हमने अपनी लाइफ को कितने सफल तरीके से जिया, कितने सार्थक तरीके से जिया। ओके, म्यूजिक मतलब क्या होता है, थॉट्स ऑन समथिंग वन हैज बीन थिंकिंग अबाउट केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब गहरे विचार, बहुत गहराई से आप सोच रहे हैं, तो उसे हम म्यूजिक बोलते हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, विद माय फॉन्डेस्ट लव, और बाद में उन्होंने विशेष के साथ चैप्टर को, लेटर को एंड किया है। ओके, तो ये उनकी इमेज है,
हु सेज वन मैन कैन नॉट चेंज मेक अ चेंज, एक व्यक्ति नहीं बदलाव ला सकता है, जरूर ला सकता है अगर वो ईमानदारी से काम करे तो इसके साथ हमने चैप्टर रीड कर लिया है, अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस, अ फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी प्रूवन ट्रू और फॉल्स। फैक्ट किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसे हम बता सकें कि ये सच है या झूठ है, वो फैक्ट होता है। फैक्ट बेस्ड नहीं होता किसी के विश्वास पे कि मुझे ऐसा लगता है या उसे ऐसा लगता है, नहीं, ऐसा है तो वो फैक्ट है। अगर मुझे वो लग रहा है तो वो ओपिनियन हो गया, बिलीफ हो गया। ओपिनियन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड इज अ बिलीफ, फीलिंग और जजमेंट एंड कैन वरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक व्यक्ति की अलग फीलिंग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, इसीलिए ओपिनियन सेम नहीं होते, ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। तो ओपिनियन को हम क्या नहीं कर सकते? प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स एंड विच ओपिनियंस विच आर ओपिनियंस। कौन से इनमें से फैक्ट्स है, कौन से ओपिनियंस है, ये शेयर करना है। शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और आपके आंसर्स को आपको क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ शेयर भी करना है। इसमें चलो हम एक एक करके देखते हैं। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। तो ये क्या है? एक मत है, ओपिनियन है, ठीक है। क्योंकि लेखक का मानना ऐसा है कि टेलीफोन पर बात करने से केवल थोड़ी देर की इमीडिएट सुकून मिलता है, जॉय मिलता है। तो ये एक पर्सन का खुद का ओपिनियन है, सबको ऐसा हो सकता है ना लगे। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आवर कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। ये भी क्या है? ये क्या है? ये एक फैक्ट है कि उन्होंने कब से काम शुरू किया, तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं, ये ट्रू है, क्योंकि इसे हम सच बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। तो ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स वॉज नॉट द करियर आई हैड एनविजन फॉर माई सेल्फ। तो ये भी क्या है? फैक्ट है। उन्होंने बताया है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूंगा, कि अपने देश के किसानों की सेवा करने का सपना उन्होंने पहले नहीं देखा था। ये उनका जीवन का सच्चा अनुभव है ना। तो ये फैक्ट है। देन आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हेयर इन आनंद गुजरात। तो ये क्या है? ओपिनियन है, ठीक है। लेखक को ऐसा विश्वास है कि वो आनंद में काम करके और भी इंपॉर्टेंट योगदान कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत ओपिनियन है। वैल्यूज दैट आई सॉ इन माय मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद त्रिभुवन दास पटेल। तो ये क्या होगा? फैक्ट होगा। नाम के साथ बता रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं, तो फैक्ट होगा। लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। ये क्या है? ये ओपिनियन है, ये उनका सोचना है, लेखक का जीवन के बारे में विचार है और मैसेज है। इसे गलत या सही हम नहीं कह सकते कि लाइफ एक बहुत ही प्रिविलेज है, सौभाग्य से मिला है, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी सोच है। आई होप दैट, अभी हम ये नहीं कह रहे कि सोच सही है कि गलत है, हम ये कह रहे हैं ये ओपिनियन है। आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एंड आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट सक्सीडिंग। तो ये भी क्या होगा? ओपिनियन होगा। उनका मानना है कि तुम भी सीख जाओगे कि फेलियर सिर्फ ये नहीं है कि आप पास नहीं हुए, ठीक। देन द मैग्निफिसेंट सेरेमनी। अब देखो ये सेरेमनी, डेट, टाइटल सब दिया है इसमें, तो ये क्या होगा? फैक्ट होगा कि ऐसा सच में हुआ है ना। तो ये फैक्ट है, ये किसी का ओपिनियन नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आपको। नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ये पैसेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस बेसिस पे क्वेश्चन है, फटाफट मैं रीड कर देती हूँ, यहाँ समझाऊंगी नहीं। सो इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज अ टेलीफोन, बट स्पीकिंग ऑन टेलीफोन only gives us an immediate but fleeting joy. Writing is different. Writing, even if it a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking places around us, but it becomes a possession that can be treasured, जिसे हम खजाने की तरह संभाल सकते हैं, over the years री-रीड कर सकते हैं with great abiding pleasure. अब यहाँ fill in the blanks है, करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है इसमें से और इसमें से कि कौन सा आएगा। When the writer refers to a fast paced world, तो ये किस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? जहाँ पे कम्युनिकेशन क्विकली होता है बट लैक्स डेप्थ, या पीपल हैव मोर टाइम टू राइट एंड रिफ्लेक्ट। तो सिंपल से इसका आंसर कौन सा आपको लग रहा है? कि ये वाला कम्युनिकेशन जो है फास्ट जहाँ पर होता है, इसे कह रहे हैं फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। ओके, सो ये वाला आंसर आ जाएगा, आप फिल कर लेना। देन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज करेक्टली टू बोथ असर्शन एंड रीजन। कौन सा सही है इनमें से ये बताना है। तो असर्शन दिया है, राइटिंग लेटर्स कैन बी ट्रेजर्ड एंड read over the years because speaking on telephone provides long lasting joy। तो इसमें क्या होगा? सेकंड में क्या होगा? आंसर सी होगा। ए तो सही है कि हाँ, लेटर्स जो हम लिखते हैं वो खजाने की तरह हम संभाल सकते हैं, बार बार उसको पढ़ सकते हैं, तो ए हमारा सही है। अब
आर क्या है, स्पीकिंग ऑन टेलीफोन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय, नहीं, इससे तो हमें शॉर्ट जॉय मिलता है, थोड़े समय के लिए, इमीडिएट है ना, तो आर क्या है हमारा फॉल्स है, ए ट्रू है आर फॉल्स है। अगर दोनों सही होते, आर सही एक्सप्लेनेशन होता तो ए, दोनों सही होते और आर एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता तो बी, और दोनों ए और आर दोनों गलत होते तो डी। तो हमारा ये वाला सी वाला सही है कि ए सही है और आर गलत है। नाउ हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो द राइटर फील्स दैट लेटर राइटिंग इज अ क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग, कि जो दूसरी तरीके की राइटिंग है, लेखक केवल ये कहना चाहते हैं कि पत्र लिखना टेलीफोन पर बात करने से अलग और अधिक परमानेंट होता है। जो हमने पढ़ा वहां तो उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था, उन्होंने बताया था कि चाहे कोई सी भी राइटिंग हो, राइटिंग एक अलग होता है टेलीफोन के कंपैरिजन में, है ना। तो सिर्फ राइटिंग के लिए उन्होंने बात नहीं की है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो हमने पैसेज अभी पढ़ा ये वाला, इसका टाइटल हम क्या दे सकते हैं कि टुडे फास्ट पेस वर्ल्ड में लेटर्स वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा, तो इसका मोस्ट जो टाइटल मुझे सही लग रहा है अप्रोप्रिएट, द लास्टिंग जॉय ऑफ रिटन वर्ड्स, ओके, ये मुझे सही लग रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं, योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस, she knew in those early days life in Anand could not offer even the simple comfort that we take for granted today। वहां पर आनंद में बहुत सिंपल भी जो कंफर्ट होते हैं, अच्छी लाइफ नहीं मिल सकती थी, फिर भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, उन्होंने सपोर्ट किया उनको वहां पर काम करने में। दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंड मदर टू स्टैंड बाय मी हैज गिवन मी एन एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ, ऑलवेज इंश्योरिंग दैट आई शोल्डर्ड माई रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद पॉइज, कि मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से और आराम से कर सकूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि वो मेरे साथ थी। अब क्वेश्चन है, पहला है, हाउ कैन वी से दैट द ग्रैंड मदर शेयर्ड हर हस्बैंड्स डेडिकेशन टू अ ग्रेटर कॉज, इसको आप कैसे कह सकते हो, जिसका आंसर मैं यहाँ पर नोट्स में आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इतना हम लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सो शी विलिंगली सपोर्टेड डॉक्टर कुरियन डिसीजन टू लिव एंड वर्क इन आनंद डिस्पाइट द लैक ऑफ कंफर्ट्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ देयर, इससे पता चलता है कि वो सपोर्ट करती है। हमें कंप्लीट करना है इसको गिवन सेंटेंस को करेक्ट ऑप्शन को फिल करके जो दो दिए हैं। The fact that writer जो grandfather हैं praises his wife tells us that he dash truly values quietly accepts her role in his life। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, तो सिंपल सी ट्रूली उनकी वैल्यू करते हैं अपने वाइफ की जो सेक्रीफाइसेस हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको, truly values। Complete the following sentence with the correct option from the given below। Based on the information in the extract, we can infer that the grandmother had all of the following traits except, grandmother में सारी चीजें हैं, इनमें से तीन एक नहीं है, कौन सा, encouraging, comforting, understanding या thoughtful। तो कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब दादी के बारे में बताया गया कि वो encouraging है, understanding है, thoughtful है। कंफर्टिंग मतलब सांत्वना देने वाले, ये वाली पॉइंट जो है चैप्टर में नहीं बताया गया है, ठीक है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, ओके। ये देन सेलेक्ट द फ्रेज दैट कन्वे, हमें एक फ्रेज चुनना है इस पैसेज से जो हमें बताता हो, शोड ग्रेस अंडर प्रेशर एंड कैरिड आउट माय ड्यूटीज विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। तो जो लास्ट में वर्ड लिखा हुआ है ना वॉइस करके, वो वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे शोल्डर्ड, शोल्डर्ड माय responsibilities with poise, ओके। ये वाला जो लास्ट लाइन है ना, ये रहा, मैंने फालतू ही लिखा, ये आप लिख दोगे, ओके। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला है, व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशन रिसीविंग द पद्म विभूषण, कौन सा इवेंट जो है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर। So Dr. Kurian refers to the ceremony held in Delhi 1999 जहाँ पे उन्हें पद्म विभूषण मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करता है उनके इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का जो उन्होंने व्हाइट रिवोल्यूशन किया उसमें, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज डेयरी इंडस्ट्री। इट ऑल्सो ऑनर्ड हिज सर्विस टुवर्ड्स फार्मर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने जो काम किया उसके प्रति ये सेरेमनी है। The next is, how did Dr. Kurian's decision to join the cooperative in Anand affect his life? उन्होंने जो cooperative ज्वाइन की उससे उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। So Dr. Kurian decisions to work in Anand
changed his life completely, though he had other career option. उनके पास और career options थे, but उन्होंने dairy farmers के cooperative movements के through work करना चुना. His work led to success of Amul and the White Revolution, making him an important figure in India's rural development and dairy industry. Then third question is Dr. Kurian's decision to work in Anand reveal his value and sense of duty. इसे हमें explain करना है. So his decision shows his patriotism. देशभक्ति दिखाता है, उनकी honesty दिखाता है, उनका commitment दिखाता है society के towards. Instead of choosing a comfortable career, उन्होंने decide किया कि वो farmers के welfare के लिए काम करेंगे. ये dedication जो है इससे improve करने के लिए rural life को reflect करता है, उनके strong sense of duty को, selflessness को, मतलब निस्वार्थ भावना को, and desire to contribute positively to the nation, कि वो देश के लिए कैसे काम करना चाहते हैं उसको दिखाता है. चौथा क्वेश्चन है why did Dr. Kurian write the letter to his grandson? उन्होंने अपने grandson को क्यों letter लिखा? So to share his life experience, values and lessons with his grandson. He wanted to inspire the younger generation to live honestly, work hard, contribute to society, and the letter also reflect his love, wisdom and concern for the future generation. Then fifth, according to Dr. Kurian, life is a privilege and it is wrong to waste it. What is your opinion on this? इस लाइन पे आपका ओपिनियन क्या है? मैं भी अग्री करती हूँ. डॉक्टर कुरियन ने जो कहा है कि लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सीख सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, मीनिंगफुल कुछ हम गोल बना सकते हैं अपने. पीपल शुड यूज देयर एबिलिटीज वाइजली एंड कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी. लाइफ को वेस्ट करना इन लेजीनेस, आलस करके अपने अपने के लिए सोचना, ये हमें प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है हमारी पर्सनल ग्रोथ, और हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पाते. जो जीवन हमें मिला उसको सही से यूज नहीं कर पाते. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है what message does Dr. Kurian want to convey about selfless service and its long-term impact on society? अपने बारे में सोचे बिना देश की सेवा करना और सोसाइटी में जो हम वर्क कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें क्या मैसेज वो देना चाहते हैं. सो ही वांट्स टू कन्वे दैट सेल्फलेस सर्विस एंड कैन ब्रिंग पॉजिटिव एंड लास्टिंग चेंजेस टू सोसाइटी. इससे एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में. दूसरों की मदद अगर हम करें तो ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ करें तो improves communities and inspires future generation. तो आगे आने वाली जनरेशन हमसे प्रभावित होती है, वो भी ऐसे काम करती है. His work for farmers proved that one person's commitment, उन्होंने जो किसानों के लिए किया वो दिखाता है कि एक व्यक्ति का कमिटमेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है मिलियंस, मतलब लाखों लोगों की जिंदगी को. ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लेट अस लर्न. अब यहाँ क्या दिया हुआ है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ जो वर्ड है ना इन्हें हमें रिप्लेस करना है करेक्ट सिनोनिम. सिनोनिम मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो मिलते जुलते मीनिंग के हों. ठीक है, जैसे मैग्निफिशेंट, फ्लीटिंग, देन इंस्टेंट, देन कोर, देन वैल्यूएबल, देन अबाइडिंग. तो देखो मैग्निफिशेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्लेंडेड, ये आ जाएगा फर्स्ट में. देन फ्लीटिंग मतलब हमने देखा था थोड़े समय के लिए, है ना, तो ये क्षणिक, थोड़ा सा मोमेंट्री, ये सेकेंड वाला आ जाएगा. देन थर्ड इज इंस्टेंट मतलब तुरंत, है ना, तो इसमें इंस्टेंट में क्या आ जाएगा, स्विफ्ट. ठीक है, थर्ड वाले में आ जाएगा स्विफ्ट. देन कोर, कोर मतलब होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी, तो एसेंशियल, तो ये फोर्थ में आ जाएगा. देन वैल्यूएबल यानी कीमती, कुछ मीनिंगफुल. ठीक है, तो फिफ्थ हमारा आ जाएगा ये वाला यूजफुल. देन नेक्स्ट इज अबाइडिंग मतलब होता है मानना. ठीक है, अबाइडिंग प्लेजर यानी लाइफ लॉन्ग, जीवन भर रहने वाला. ठीक है, तो ये सिक्स्थ में आ जाएगा. देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें क्या करना है, सो एक्सप्रेशंस फ्रॉम टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग. एक में हमें जो दिया है उसको दूसरे में मीनिंग के साथ मैच करना है. सो इन ऑल ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के साथ, है ना, तो बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने बारे में नहीं सोचना, तो ये फर्स्ट का हो जाएगा. होल्ड देयर हेड्स हाई मतलब रिस्पेक्ट के साथ हम अपने सिर को हमेशा ऊंचा रख सकें, तो इसका आंसर क्या होगा, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग, सेकेंड वाला. ठीक है, गर्व गर्व और आत्मविश्वास के साथ जीना. टू बी क्वाइट ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार, तो ये वाला. टू स्पीक इन ट्रूथफुल वे. टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी मतलब कुछ ऐसा करना जो जिसमें आप अपना स्किल, टैलेंट और नॉलेज यूज कर रहे हो, फोर्थ वाला. ठीक है, देन लुक्ड एट इट इन ऑ मतलब होता है एकदम आश्चर्यचकित होकर देखना. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वंडर, ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ ऑब्जर्व करना, बहुत गहराई से, तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल्फ, अपने आंतरिक अंदर से सोचना, मन की गहराई से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मेक एज मैनी वर्ड एज यू कैन
यहाँ पे हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कम्युनिटी, सिटी, टॉय, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो कम्युनिटी, इनमें से लेटर्स को यूज करके आप अलग अलग वर्ड्स जितने बना सको, जैसे CITY सिटी हो गया, TOY टॉय हो गया, TUNE ट्यून, इसमें ये ट्यून गलत होगा, ई नहीं है इसमें, है ना, म्यूटिनी हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ऐसे वर्ड्स बनाने। तो जैसे इम्पोर्टेंट से मैं एक दो लिख देती हूँ यहाँ पर, इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, पार्ट हो जाएगा, PART, देन पॉइंट हो जाएगा, है ना, POINT, देन मेन हो जाएगा, MAIN, देन आर्म हो जाएगा, ARM, देन टॉप, देन पॉट, देन रेन, बहुत सारे वर्ड बनेंगे। देन और क्या हो सकता है, पेंट, पॉइंट भी बनेगा, पेंट भी बनेगा, ठीक है, ये हो गया। मैग्निफिसेंट से मैजिक एक वर्ड बन जाएगा, MAGIC, जायंट एक वर्ड बन जाएगा, जायंट यानी बहुत विशाल, फाइन एक वर्ड बन जाएगा, देन गेम एक वर्ड बन जाएगा, देन गिफ्ट एक वर्ड बन जाएगा, नेम एक वर्ड बना सकते हो इससे, ठीक है, आप ये देख लेना कौन सा किसका है। फैक्ट बना सकते हो, FACT, देन मैन बना सकते हो, देन नेट बना सकते हो, देन फैन बना सकते हो, और भी आप ट्राई करना। सेटिस्फाइड से सेफ, ठीक, देन साइड, देन सीट, देन सेड, देन इसके बाद यहां पर लिख रही हूं फास्ट, देन फेड, फेड यानी धुंधला, ठीक है, देन साइट, देन डेट, डेट भी बना सकते हो, देखो DATE, है ना, डेट, साइट हो गया, टेस्ट, देन फिट, ओके, ये हो गया। अब इसका जनरेशन का, अचीवमेंट का देखते हैं, यहाँ नोट्स में है तो मैं यही दिखा देती हूँ, टाइम लग रहा है इसको बनाने में। ग्रेट, रेन, गेन, नियर, रेट, जायंट, अचीवमेंट से बना सकते हो, चीफ, हीट, टीम, गेम, एक, टाइम, है ना, ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक वर्ड गेम, अंताक्षरी खेलनी है, सिनोनिम लिखना है वर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लू जो दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिनोनिम ऑफ द फर्स्ट वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यहाँ तक लिखा हुआ है, एंड्स विद द लेटर टी से एक नया वर्ड बना दिया ट्रबल, है ना, ऐसे आपको खेलना है ये वाला वर्ड। देन राइट द सिनोनिम ऑफ द थर्ड वर्ड स्टार्टिंग विद द लेटर ई। अब यहाँ जैसे ई है तो ई से आपको, देखो पहला था मेजर तो इम्पोर्टेंट, दूसरा था प्रॉब्लम, ट्रबल को हम प्रॉब्लम कहते हैं, तीसरा है अनइवन, अन इवन मतलब जो एक जैसा ना हो, अनइवन का एंटोनिम हमें उल्टा बताना है, तो EVEN, इवन, ठीक है। रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LETTER, लेटर। अब आर से स्टार्ट करना है, आर मोरल ड्यूटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये आ गया वाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वाई से रिलेटेड टू टाइम, तो वाई से क्या होगा, टाइम के रिलेटेड, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स, YEARS। अब एस से बनाना है, तो एस से प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब होता है कि बहुत ज्यादा धनिक, मतलब समृद्ध, तो एस से क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आप स्पेलिंग लिख लोगे सक्सेसफुल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बीइंग अलाइव, तो अब जीवित होने को क्या बोलेंगे, तो LIFE, लाइफ, है ना, ऐसे अब आगे हो तो ई से शुरू करेंगे, अब नहीं दिया हमने यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट है स्टडी द हाईलाइटेड पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इसमें जो पंक्चुएशन मार्क है उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे ये N डैश, ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्पैन को और रेंज इन नंबर्स और डेट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन इंडिकेट टाइम पीरियड्स लाइक ट्रेन ऑपरेट्स जून से सितंबर तक, है ना, एक टाइम रेंज बता रहा है कि इससे इस तक, या फिर पेज नंबर 50 से 75 तक, या फिर स्कोर्स बताने के लिए कि 2-1 से जीती है इंडिया। M डैश क्या होता है, ये बड़ा वाला डैश, इट इज यूज टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू शो अ चेंज इन थॉट विद इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल द एग्जीबिशन हेल्ड इन द मेन हॉल, फिर आगे चेंज कर दिया फीचर्स लोकल आर्टिस्ट, और आई बम्प्ड इनटू समवन अनएक्सपेक्टेड, माय ओल्ड टीचर, मतलब कौन है वो अनएक्सपेक्टेड, तो माय ओल्ड टीचर। तो इस तरीके से बात को चेंज करने के लिए, नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए बड़ा वाला डैश यूज करते हैं, इसे M डैश बोलते हैं, इसे N डैश बोलते हैं, ओके। हमें स्पेसेस नहीं ऐड करना होता है डैश के बाद, मतलब डैश के इधर या इधर स्पेस नहीं देना होता है, टू अवॉइड ओवर यूजिंग दैम, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है।
सो ये आपको बताया गया था ये डैशेस को यूज करना यहाँ पे. नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड इंसर्ट दिस एम डैश और एन डैश सुटेबली. ठीक है. सो 15 से 20 मार्च तो छोटा वाला आएगा, अभी हमने देखा था. आई हैव लिव्ड इन कानपुर, कानपुर, फिर यहाँ पे बड़ा वाला डैश आएगा, रायपुर फॉर 5 years, है ना. एम डैश आएगा, मैं यहाँ पर एम लिख देती हूँ और यहाँ एन लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. आर्टिस्ट नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स विल बी शोकेसिंग हर वर्क इन गुवाहाटी. तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आर्टिस्ट के बाद यहाँ एम डैश. ठीक है. पेंटिंग्स के बाद यहाँ एम डैश, बड़ा वाला डैश आएगा. देन स्कोर्स ऑफ द फाइनल मैच, ये यहाँ पे छोटा वाला एन डैश आएगा. माय फेवरेट स्नैक्स, अब यहाँ पे एम डैश आएगा, है ना. बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने वाले हैं तो क्या क्या आ जाएगा, समोसास, पकौड़ास एंड जलेबीज. अब यहाँ पे फिर एक एम डैश आएगा, आर ऑल फ्रॉम इंडिया. देन द ट्रेन जर्नी फ्रॉम बेलागवी बेंगलुरु टेक्स लेस देन 10 hours. सो यहाँ पर छोटा वाला आएगा, बेलागवी से बेंगलुरु तक, मतलब कि एन डैश यहाँ पर आएगा. देन आई जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द बुक, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो यहाँ पे एम डैश आएगा. ठीक है. बुक कैसी थी, अमेजिंग, एम बड़ा वाला आएगा. देन इवेंट विल टेक प्लेस ऑन September 1 to September 5, यहाँ छोटा वाला आएगा, एन डैश आएगा. ओके. तो ये हमने सारे देख लिए. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. Study the highlighted word in the following sentences from the text. जैसे we told you that of course this medal was yours as much as it was mine, who were trying to gain control over theirs life. I have always emphasized that it's a recognition of the achievements of many people. So यहाँ जो sentences yours, theirs, ये पोजीशन बताते हैं कि उनका, उनके लिए, है ना, उनसे रिलेटेड है कि कोई चीज किसी से बिलोंग करती है, उनके लिए है. बट इट्स, लेकिन इट्स जो आया है ना, emphasize that it's a recognition, it does not indicate possession, rather it is contracted from it is. लेकिन ये जो it's है ना, ये किसी पोजीशन को नहीं दिखाता, ये दिखाता है it is का शॉर्ट फॉर्म. जैसे I am, ठीक है, तो I am ऐसा लिखते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. लेकिन theirs, योर्स, ये क्या है, पोजेशन को दिखाते हैं कि किसी से बिलोंग करते हैं. ठीक है. जैसे इट्स, ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है. और इट हैज. देन इट्स गेटिंग डार्क आउटसाइड. सो ये क्या है, इट इज गेटिंग डार्क आउटसाइड. इट्स, अब ये नहीं लगा है, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा है, तो ये हमें दिखाता है कि कुछ हमसे बिलोंग करता है. द डॉग वेग्ड इट्स टेल, मतलब जो कुत्ता है वो अपनी पूंछ को हिला रहा है, तो इट्स यहाँ पर इसको दिखा रहा है, डॉग से रिलेटेड है, यहाँ बिलोंगिंग है. मतलब अगर सिंपल ऐसे लिखते हैं मतलब वो किसी से बिलोंग करता है, जैसे देयर्स एंड योर्स. लेकिन अगर हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है. जैसे योर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है यू आर का, लेकिन जब हम योर लिखते हैं तो ये बिलोंगिंग दिखाता है. कैन आई हैव वन ऑफ योर बुक्स, किसी की बुक मांग रहे हैं, है ना. ऐसे देयर, ये शॉर्ट फॉर्म है दे आर का. देयर जब लिखते हैं तो ये पोजीशन होता है. ठीक, यही लिखा है यहाँ पर. अब इस बेसिस पे हमें ये सॉल्व करना है. फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन्हें फिल करना है. तो जैसे पहला है, प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग डैश असाइनमेंट, बिंग डैश assignment book, तो your assignment book. The team celebrated their या they are victory, their victory. And then dash, it's important to stay hydrated during the hot summer. तो it is, है ना, ये वाला it's आएगा शॉर्ट फॉर्म वाला. it is important to stay hydrated during the hot summer. I can't believe dash going to the mango festival today. मतलब यहाँ क्या होगा, आई कांट बिलीव योर, यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म वाला है ना, कि तुम जा रहे हो वहां. देन नेक्स्ट इज, ये शॉर्ट फॉर्म है. देन द स्टूडेंट्स सेड डैश दे आर देयर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो. दे आर, ठीक है, ये वाला आएगा. देन द ट्री लॉस्ट इट्स, उन्होंने अपने पत्ते विंटर में मतलब उनके पत्ते लॉस्ट कर दिए, खो दिए, तो इट्स आएगा. ये वाला नहीं आएगा, शॉर्ट फॉर्म वाला नहीं आएगा. ओके. नाउ रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट. ये ध्यान से पढ़ना है. इन टूडेज फास्ट पेस वर्ल्ड, ऑन द टेलीफोन, विद ग्रेट अबाइडिंग प्लेजर, इन द चैप्टर्स दैट फॉलो, then at a certain time, with equal respect and love. So ये जो given phrases हैं इन्हें हम कहते हैं prepositional phrases. इसका मतलब क्या होता है prepositional phrases का? ये ऐसे group of words होते हैं that begin with preposition, जो preposition से शुरुआत होते हैं, at,
with, है ना, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन है। in, with, on, in, है ना, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड इंक्लूड अ नाउन, और बाद में एक नाउन ले आते हैं इसमें या प्रोनाउन ले आते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये जो फ्रेज है ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, डायरेक्शन एंड रिलेशनशिप। ये जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उससे क्या रिलेशन है उस सेंटेंस में, वो एक प्रूफ करते हैं। किस जगह की बात हो रही है, किस डायरेक्शन की बात हो रही है, किस रिलेशन की बात हो रही है, वो इसमें ये जो फ्रेजेस हैं बताने का काम करते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। हमें इन्हें कंप्लीट करना है। जैसे द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे प्लेग्राउंड आ गया नाउन, और इन क्या है, प्रीपोजिशन। निशा प्लेस द वास ऑन द टेबल, निशा ने टेबल पे वास को रखा। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन द क्लासरूम, देखो हम इसमें नाउन जोड़ रहे हैं, है ना। देन प्रीति फाउंड द लॉस्ट बुक अंडर द चेयर या अंडर द टेबल। देन द कैट स्लैप्ड ऑन, यहाँ पे कुछ भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। बिल्ली कहाँ सो सकती है, तो स्लैप्ड ऑन द सोफा, ओके, ये आप ऐड कर दोगे। नाउ यहाँ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस में बनाना है। ठीक है, बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग लाउडली, द हाउस वॉकिंग बाय। तो इसका क्या है, मैंने यहीं पे लिख दिए सारे आंसर। तो पहला हो जाएगा द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर्स वॉकिंग बाय द हाउस, मतलब स्ट्रेंजर्स यानी होता है अनजान व्यक्ति, है ना। सो घर के पास से गुजर रहे अजनबियों पर कुत्ता जो है जोर जोर से भौंकता है, लाउडली, है ना। देन रोट माई क्लासमेट ड्यूरिंग द अ स्टोरी समर वेकेशन, तो इसमें क्या होगा, माई क्लासमेट रोट अ स्टोरी ड्यूरिंग द समर वेकेशन। एंजॉयड अंडर द ट्रीज दे बाय द लेक अ पिकनिक, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा होगा दे एंजॉयड अ पिकनिक अंडर द ट्रीज बाय द लेक। देन फोर्थ है इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम ह्यूज ही द पेंटिंग, देन फोर्थ ही hung the painting in his grandfather's room. Then fifth है हमारा studied with great determination for students the exam. So the students studied with great determination. बहुत दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करते हैं। अब हम देख लेते हैं लेटेस्ट लिसन। तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है पेज नंबर 100 पे, वो हम रीड करेंगे। यू विल लिसन टू द पैसेज अबाउट एवलिन ग्लेनीज जर्नी। यहाँ पर एवलिन ग्लेनी जो है उनकी जर्नी लिखी गई है। ओवरकमिंग हर हियरिंग लॉस, वो सुन नहीं पाती थी तो कैसे उन्होंने ओवरकम किया थ्रू म्यूजिक, एंड टर्निंग अ फिजिकल डिसेबिलिटी इनटू सक्सेस स्टोरी, और उनकी जो एक शारीरिक क्षमता की जिस जो कमी थी उनको, वो डिसेबल थी, और उन्होंने कैसे सक्सेस स्टोरी बना दिया, उसको चेंज कर दिया। वो हम पहले रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर कॉलम 1 में जो ये वर्ड्स दिए इनको इसके मीनिंग के साथ मैच करेंगे, और जो भी क्वेश्चन इसमें है सेकेंड वाला थर्ड वाला इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले पैसेज हम रीड कर लेते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्ट जो है। सो यहाँ लिखा है एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, मतलब एवलिन ग्लैनी जो थी उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होती गई। By the time she was 11, her performance in school had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब वो 11 साल की हुई तो धीरे धीरे स्कूल में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट मतलब होता है कि खत्म होने लगना, है खराब होने लगना। ठीक है, खराब होने लगना, उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी ना, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल जो थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से अर्ज यानी मतलब रिक्वेस्ट किया कि आप इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब वहां जाकर पता चला, उनके माता पिता जब ले गए स्पेशलिस्ट के पास, वहां जाकर पता चला कि उनकी नसों के कारण, जो नसें हैं उनकी नर्व्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, जिसके कारण उन्हें सुनाई देना धीरे धीरे बंद हो रहा है या कम होता चला जा रहा है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन, एवलिन कहती हैं, वो बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ पूरा अंधेरा हो गया, ये सुनते ही धीरे धीरे अंधकार में हो रहा है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो बहुत दृढ़ निश्चयी थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वो नॉर्मल लाइफ कैसे भी जीना चाहती थी, अपनी म्यूजिक का इंटरेस्ट है उसको पूरा करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने नोटिस किया अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है ना। एक यंत्र होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया दैट शी वांटेड टू प्ले टू, कि मुझे भी ये बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट
बट परकशनिस्ट रन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो उनको डिस्करेज किया, टीचर्स वगैरह ने, उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे कर पाओगी, तुम सुन नहीं पा रहे हो। लेकिन एक ऐसे म्यूजिशियन थे, या हम कह सकते हैं परकशनिस्ट मतलब होता है ऐसा कलाकार जिनका नाम यहाँ दिया है रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने इसके पोटेंशियल को पहचान लिया। किनके? एवलिन ग्लेनी के। ठीक है। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, उनको कैसे सिखाया? सो रॉन फॉर्ब्स ने दो बड़े बड़े ड्रम को अलग अलग म्यूजिक में, अलग अलग नोट्स में, सुरों में मिलाकर बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने कहा कि तुम उसे अपने कानों से मत सुनो, बल्कि संगीत को महसूस करने की कोशिश करो, उसको फील करो। सेज एवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे उन्होंने कोशिश की ना, धीरे धीरे वो बता रहे थे वैसा करने की कोशिश की, तो उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे जो ऊंचा रखा है ड्रम, ऊपर की तरफ रखा है, वो कमर के ऊपर वाले हिस्से में उनको सुनाई दे रहा है, और जो नीचे ड्रम रखा हुआ है वो कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, वहां पे वाइब्रेशन या वहां पे उनको फील हो रहा है उसका साउंड। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज रोज रिपीट की गई, एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर धीरे धीरे उनको एहसास होने लगा एवेलिन को कि वो कुछ नोट्स ऐसे हैं जो अलग अलग पार्ट्स में उनकी बॉडी के वो फील कर सकती हैं। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। उन्होंने अपने शरीर को एक जरिया बना दिया जिससे वे अलग अलग सुरों को अलग अलग बॉडी पार्ट से पहचानने लगी। ओके, नाउ शी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जो म्यूजिक है, जो साउंड है, वो पूरे शरीर में उनके चला जाता है, प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, एक गुदगुदी जैसा महसूस कराता है, उनके शरीर पर फील होता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स, मतलब स्किन पे, जो गालों की हड्डियां होती हैं उन पे, यहाँ तक कि अपने बालों में भी ये जो म्यूजिक है वो फील कर पाते हैं। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और इसके अलावा उनकी जो मेहनत थी, उनका जो हार्ड वर्क था, इसके थ्रू उन्होंने सारी चीजें सीखी है ना, दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क के थ्रू। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड शी गॉट द राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist, a mastery of some thousands instruments। आगे चलकर वे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक मांगी जाने वाली मतलब सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली मल्टी परकशनिस्ट बन गई। मतलब उन्होंने लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में महारत हासिल की, मास्टरी हासिल की। ओके, अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे उनको हम देख लेते हैं, बेसिस पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो परकशनिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो ड्रम या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है। देन इम्पेयर्ड मतलब होता है डैमेज्ड और वीकेंड। ठीक है, ये वाला फिफ्थ वाला, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। देन वाइब्रेशन यानी कि जो कंपन होता है ना, फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय साउंड डैमेज और वीकेंड। थर्ड, देन डिटर्मिनेशन मतलब कि कितनी भी मुसीबतें आ जाए आगे बढ़ते रहना है। तो फोर्थ का ये हो जाएगा ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, स्लो स्टडी ओवर टाइम। ठीक है, फिफ्थ हो गया। नाउ लिसन टू द पैसेज वंस अगेन एंड स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवलिन ग्लेनी बिकेम डीप सडनली, वो अचानक से जो है वो उन्हें सुनाई देना बंद हो गया था क्या? नहीं, ये फॉल्स है ना, धीरे धीरे कम हुआ था उनकी क्षमता। देन हर हेड मिस्ट्रेस ने इग्नोर किया था? नहीं, उन्होंने तो इन्फॉर्म किया उनके पेरेंट्स को। रॉन फॉब्स वाज अ परकशनिस्ट हु हेल्प्ड एवेलिन, यस ये ट्रू, सही है, उन्होंने हेल्प की थी। एवेलिन यूज्ड हर स्किन एंड बोन्स टू सेंस म्यूजिक, ये भी ट्रू है, उन्होंने अपने स्किन, बोन्स, इन सबको यूज करके म्यूजिक को समझा। शी गेव अप ऑन म्यूजिक आफ्टर हर डायग्नोसिस, फॉल्स, उन्होंने गिव अप नहीं किया था, है ना। अब क्वेश्चन आंसर है, हाउ डिड एवेलिन टर्न हर डिसेबिलिटी इनटू स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ में कैसे बदला? तो इनके आंसर्स हम देख लेते हैं यहाँ पर नोट्स में। ये रहा, Evelyn turns her disability into strength by learning to feel sounds vibration through different parts of her body instead of depending only on her ears. Second है, what role did Ron Forbes play in her life? So he acted as a Evelyn's mentor and guide. He encouraged her to sense music through vibration and helped her develop confidence in her musical talent. Then last question है इसका, what lessons do we learn from Evelyn's story about people with different abilities? तो ये जो स्टोरी है ये हमें डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों के प्रति जो हमारा
हमारा व्यवहार हो, कैसा हो, क्या लेसन हमें सिखाता है? So, ये हमें सिखाता है टू रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड एनकरेज पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग देम, बिकॉज डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम डिफिकल्टीज। मतलब हमें ऐसे लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर उन्होंने दृढ़ शक्ति दिखाई तो ऐसी डिफिकल्टीज को वो ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्पीक। यहाँ पे हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। कॉमन गुड विल प्रेजेंट itself to you in many form every day. The highlighted word is pronounced with stress on the second syllable. जैसे देखो, प्रेजेंट को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक प्रेजेंट, तो इसमें हम सेंट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इज ऑन सेकेंड सेलेबल। सेलेबल मतलब होता है जब हम वर्ड्स को ना पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कुछ पार्ट्स, जैसे ये फर्स्ट सिलेबल हो गया, ये सेकेंड सिलेबल हो गया, तो जब सेकेंड सिलेबल पे हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो प्री है इस पे हम ज्यादा जोर दे रहे थे, फर्स्ट सिलेबल पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस तरीके से वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है प्रोड्यूस, अब जो बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है उस पे हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे। ठीक है, प्रोड्यूस ये नाउन है, तो सिलेबल जो होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन, मतलब नीचे जो है, जो वर्ड्स यहाँ हमें दिए हुए हैं, इनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार सिलेबल स्ट्रेस होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब जो हमने देखा है, तो नाउन और वर्ब, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेबल होता है। ठीक है, मतलब अलग अलग हिसाब से हम स्ट्रेस देते हैं। तो बहुत सारे इंग्लिश के शब्द ऐसे हैं जिसे हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं ना, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो इसमें नाउन का सिलेबल होता है, वर्ब का सिलेबल होता है। जैसे कि ये नाउन है, नाउन मतलब कि संज्ञा, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, तो यहाँ प्रो पे हमें जोर देना है। ठीक है, तो प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उपज, जो अनाज उगता है, उपज होती है, उसको कहते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस। अब यहाँ देखो, प्रोड्यूस, ड्यूस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो प्रोड्यूस मतलब होता है प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, काम इसमें करना है, वर्ब यानी क्रिया, प्रोडक्शन यानी कुछ प्रोड्यूस करना, और प्रोड्यूस मतलब होता है कि कुछ उपज हो रही है। ऐसे अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे ट्रैक्ट पे जोर दिया जा रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वर्ब है यानी क्रिया, काम करना, तो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, इसमें ट्रैक्ट पे जोर दिया जा रहा है, तो ये है काम, जैसे कि क्या हो रहा है, वर्ब मतलब काम करना ना, कुछ भी इसमें क्रिया होते हुए दिख रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कोई समझौता करना या सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, पेट में दर्द होता है तो कहते हैं कुछ सिकुड़ने जैसा दर्द हो रहा है, कुछ चुभ रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट। या फिर कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, समझौता साइन करते हैं, तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ हम ट्रैक्ट पे, सिलेबल पे फोकस कर रहे थे, अब यहाँ है कॉन, कॉन पे हम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, नाउन है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ट्रैक्ट जल्दी बोल रहे हैं, तो इसमें कॉन पे है, तो ये हो गया समझौता। ओके, यहाँ समझौता करना और यहाँ हो गया समझौता। नाउ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रो पे हम वो कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होगा, ये कोई परियोजना होती है, कोई योजना वगैरह सरकार लाती है ना, परियोजना, तो उसे कहते हैं। अब ये हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मतलब होता है कुछ दिखाना, इट्स प्रोजेक्टेड लाइक, मतलब कुछ ऐसा दिखाया गया, हमारे सामने प्रस्तुत कर किया गया। ठीक है, तो प्रस्तुत करना, ये वर्ब है, काम हो रहा है। कंटेंट, कंटेंट, यहाँ टेंट पे फोकस हो रहा है हमारा, कंटेंट मतलब होता है कि संतुष्ट करना, सेटिस्फाइड करना, ये वर्ब है। और कंटेंट, कंटेंट जो हम यूट्यूब के लिए बना रहे हैं ना, कोई मटेरियल, कोई सामग्री। ठीक है, तो ये नाउन हो गया। देन रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है कूड़ा कचरा। ठीक है, अब यहीं पे अगर आ जाता है रिफ्यूज, रिफ्यूज तो मना करना, कि जब किसी को मना करते हैं, ही रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर, मुझे मना किया उन्होंने कि वहां पर मत जाओ। ठीक, नाउ रीड द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, बट इट बिकम्स, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड जैसे ट्रेशर, प्लेशर, तो यहाँ पे हम ज साउंड आ रहा है ना, ट्रेशर, प्लेशर, जब पढ़ रहे तो ज साउंड आ रहा है बोलते वक्त, SURE का। तो कहाँ पर ज साउंड आता है, कहाँ पे श साउंड आता है, वो हमें बताना है। जैसे मेजर, लेजर, रीएश्योर, तो इसमें कहाँ पर क्या साउंड आता है वो हमें क्लियर करके बताना है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ,
यहाँ पे ज साउंड आता है, ज के लिए मैं जेड लिखूंगी। यहाँ पर लेजर में भी ज का साउंड आता है। रीअश्योर तो यहाँ पे श का साउंड आता है, ठीक है, श वाला साउंड आता है। एनक्लोजर तो यहाँ पे ज, तो यहाँ पे शर वाला साउंड आता है, एनक्लोजर। देन एक्सपोजर तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, ज वाला साउंड आएगा। इंश्योर यहाँ श वाला साउंड आएगा। सीजर तो यहाँ पे ज वाला साउंड आएगा। फिशर तो यहाँ पे श वाला साउंड आएगा। ओके, श। एक ये फिर है कंपोजर तो ज वाला यानी जेड वाला। इंश्योर तो यहाँ पे श वाला। ये साउंड के डिफरेंस है। अब पॉजिंग क्या होता है, चंकिंग क्या होता है। तो जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में हम रुकते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो उसे पॉजिंग कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि बोलते समय थोड़ा जहां पे जरूरत है वहां पे थोड़ी देर रुक गए। चंकिंग मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा सेंटेंस है उसको टुकड़ों में पार्ट कर करके हम पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ताकि आइडियाज को हम एम्फेसाइज कर पाए, तो उसे हम कहते हैं चंकिंग। ओके, सो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। ये पोएम की लाइन है, इसे हमें पढ़ के और पॉजेस कहाँ कहाँ आप ले सकते हो, शॉर्ट पॉजेस कहाँ ले सकते हो, लॉन्ग पॉजेस कहाँ ले सकते हो। जहां शॉर्ट लोगे एक लाइन लगाना है, जहां लॉन्ग लोगे वहां पे 2 लाइन लगाना है। जैसे when things go wrong as they sometimes will, जब चीजें गलत होंगी या जब परिस्थितियां खराब होंगी, हो जाएं, जैसा कि कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ एक, यहाँ 2 है ना, थोड़ा ज्यादा देर रुकेंगे। when the road you are trudging seems all uphill, तो when the roads you are trudging तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार रुक रहे हैं। seems all uphill तो यहाँ पे 2। मतलब जब जीवन का रास्ता कठिन हो और चढ़ाई जैसा लगे, लगे हम कहीं चढ़ रहे हैं, बहुत परेशानी में हो आप। when the funds are low and the debts are high तो लो के बाद हम रुके और यहाँ पर रुके, है ना। and you want to smile but you have to shy, जब आप स्माइल करना चाह रहे हो लेकिन आपको परेशान होना पड़ रहा है, आह भरनी पड़ रही है। when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit। अब यहाँ पर क्या है कि जब जो चिंताएं हैं, यहाँ पर भी एक सिलेबल आएगा, है ना, सॉरी पॉज आएगा छोटा वाला। सो जब चिंताएं आपको दबाने लगे, प्रेसिंग यू डाउन मतलब दबाने लगे, तो जरूरत हो, मस्ट मतलब रेस्ट कर लो, जरूरत हो तो रेस्ट कर लो, आराम कर लो, लेकिन कभी भी क्विट मत करो, हार मत मानो, है ना। अब इसमें देखो जैसे मैंने सिलेबल बताया वैसे यहाँ पे लगा के दिखाया हुआ है ना। अब ये जो लाइंस हमें दी गई हैं इसमें हमें लगाना है खुद से, ठीक। तो वैसे भी हमने खुद ही लगाया था, अब एक और देख लेते हैं। लाइफ इज क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न। लाइफ इज क्वेयर मतलब होता है अजीब। लाइफ जो है, जीवन जो है बहुत अजीब है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न यानी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, सो यहाँ अस के बाद आएगा और समटाइम लर्न्स के बाद आएगा। एंड मैनी अ फेलो, यहाँ पे रुक रही हूं मैं, एंड मैनी अ फेलो टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव won had he stuck it out मतलब एंड मैनी अ फेलो मतलब बहुत से लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, जबकि अगर वे डटे रहते तो क्या होते हैं, वे जीत जाते हैं ना, स्टक इट आउट निकल जाते हैं, अगर वो टिक के रहते तो जीत जाते। डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो, तो डोंट गिव अप कभी हार मत मानो, चाहे पेस जो स्पीड है काम करने की वो स्लो हो, वो धीमी हो, लेकिन आप लगे रहो, है ना। यहाँ पे पॉज लेंगे। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, हो सकता है कि एक बार आपको धक्का लगे, एक बार आपको एक झोंका और चाहिए और आप सक्सेस हासिल कर लोगे, तो थोड़ा सा टिक के आपको रहना है। Often the goal is nearer than it seems to a faint and a faltering man। तो यहाँ पे कहाँ 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 आ रहा है जब हम बोल रहे हैं तो often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man, मतलब अक्सर जो गोल है ना, मंजिल जो है बहुत पास होती है, उतनी दूर नहीं होती जितनी की दिख रही होती है। किसे, जितनी एक थके और निराश व्यक्ति को दिख रही होती है। फॉल्टरिंग यानी निराश व्यक्ति, जब थकने लगते हैं तो लगता है यार ये तो हो ही नहीं रहा, अब छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ। जैसे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इतना लेंदी हो गया है, मुझे लग रहा है अरे यार अब बहुत सारा बचा है, मैं छोड़ देती हूँ, खत्म करती हूँ, बट इतना भी नहीं है, थोड़ा और है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको खत्म ही करके एंड करूंगी, है ना। तो मैंने बीच में पॉज
पॉज लिया था, ये जो एक्सरसाइज लेट अस स्पीक वाला जो पार्ट है इससे पहले पॉज ले लिया, रुकी बट छोड़ा नहीं, फिर से इसको स्टार्ट किया और कंटिन्यू किया, तो आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसे हम पॉजेस लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा लेट अस राइट। यहाँ क्या दिया है, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड पेरेंट्स थैंकिंग them for the valuable lessons they have taught you. Include how their wisdoms has shaped your values and behavior in your life. अपने ग्रैंड पेरेंट्स को धन्यवाद बोलते हुए आपको एक लेटर लिखना है कि जो भी चीजें उन्होंने सिखाई, कैसे आपके बिहेवियर या वैल्यूज जो आपने सीखी हैं जीवन में वो आपको उसमें हेल्प मिला, इसके लिए थैंक बोलना है। थैंक्स टैम टू फॉर टीचिंग यू इंपॉर्टेंट लेसन, शेयरिंग स्टोरीज और हेल्पिंग अदर्स इन द नेबरहुड। किसी की मदद करने के लिए, लेसन शेयर करने के लिए, स्टोरी शेयर करने के लिए उनको थैंक करना है। आपके जो एक्शंस है, उनके जो एक्शंस है, शेयर हाउ देयर एक्शंस इंस्पायर यू टू कंट्रीब्यूट टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और उनके जो एक्शंस है कैसे इंस्पायर करते हैं कि हम सोसाइटी के लिए बेटर कर सकें, है ना। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, कैसे लिख सकते हो। डियर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, आई होप बोथ ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर द ऑल द लव, केयर, वैल्यूज, लेसन you have given me throughout my life. Your stories and experiences have taught me important values such as honesty, kindness, discipline, and respect for others. Grandpa, your hardworking nature inspires me to stay dedicated towards my goal. Grandma, your caring and patient behavior teaches me to remain calm and helpful towards everyone. I have learned from both of you that helping others and living honestly are the true signs of good human being. Your guidance has shaped my thoughts and behavior in a positive way. I always try to follow the values you have taught me in my daily life. Thank you for supporting and encouraging me at every step. With lots of love and respect, और आप अपना नाम लिख देंगे, अनन्या या जो भी नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो। नाउ नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर, चैप्टर के बाद का है, देख लेते हैं। इस चैप्टर से मिलता हुआ और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई हैं तो वो भी पढ़ लेते हैं। सो व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है, श्वेत क्रांति। व्हाइट यानी हिंदी में श्वेत होता है और रिवोल्यूशन यानी क्रांति। सो व्हाइट रिवोल्यूशन से क्या हुआ, लेड टू इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया प्राइमरली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन, देयरफॉर ही इज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इस दूध उत्पादन की जो क्रांति हुई ना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाना और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को बढ़ाना। इस क्रांति का जो लीडरशिप है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था, इसी कारण से उन्हें भारत का दुग्ध पुरुष या मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसी ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, इसमें अनाज का भरमार हो गया इंडिया में। सो ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस। जो हाई यील्डिंग, यील्ड होता है उपज, बहुत ज्यादा उपज वाले बीज इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में, जो कि शुरुआत हुई डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा। उन्हें पद्मश्री दिया गया 1967 में, पद्म भूषण दिया गया 1972 में और पद्म विभूषण दिया गया 1989 में, और भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2024 में फॉर द कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, ऐसे ही ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। सो ब्लू रिवोल्यूशन फोकस ऑन इंक्रीजिंग फिशरीज, पानी में ब्लू होता है पानी, इसलिए ब्लू फिशरीज से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फिशरीज के प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया उसको इंक्रीज किया गया। ये इनिशिएटिव जो है डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी के द्वारा लिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन ग्रुप्स ऑफ 4 रिसर्च मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज रिवोल्यूशन। इनके बारे में और ज्यादा आप पढ़ें और अपने क्लास में टीचर्स के साथ आप इनको शेयर करें। ओके, नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ पीपल इन रूरल रीजन्स इन इज प्रोवाइडेड बाय जन शिक्षा संस्थान। वोकेशनल होता है कि कोई स्किल से रिलेटेड, है ना, इस तरीके की ट्रेनिंग जो दी जाती है गांव वगैरह में, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जन शिक्षा संस्थान होते हैं उसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, जन शिक्षा संस्थान भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, तो इसके द्वारा दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है कि JSS यानी जन शिक्षण संस्थान का ऑब्जेक्टिव है कि इज टू इकोनॉमिकली अपलिफ्ट द रूरल पॉपुलेशन, कि पैसे के मामले में अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण जनसंख्या है उनको ऊपर उठाना, मतलब अच्छा सक्षम बनाना। कैसे, तो बाय इम्पार्टिंग एसेंशियल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, उनको स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देकर ये एनेबल करते हैं वहाँ के लोगों को लोकल ट्रेड्स को ग्रो करने में और क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल इन द रीजन। इस लिंक पे जाके आप जन शिक्षण संस्थान के बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर
फाइनेंशियल लिटरेसी, रीड द पैसेज एंड डिस्कस द क्वेश्चन बिलो। नीचे क्वेश्चन दिए गए, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। सो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? फाइनेंशियल यानी पैसे से रिलेटेड, और लिटरेसी यानी साक्षरता। पैसे से रिलेटेड साक्षरता क्यों जरूरी है या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, लाइफ लॉन्ग स्किल है, दैट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन फ्रॉम अर्ली एज। पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे खर्च करना है, ये शिक्षा बहुत जरूरी है। अपने चिल्ड्रन को प्रिपेयर करना विद फाइनेंशियल लिटरेसी स्किल इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर देयर फ्यूचर वेलबींग। भविष्य में वो अच्छा जीवन जी सके, पैसे को मैनेज कर सके, इन्वेस्ट कर सके, इसके लिए स्किल बहुत जरूरी है। बाय इम्पार्टिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, सेविंग, बजटिंग एंड वाइज स्पेंडिंग, वी एम्पावर देम टू नेविगेट द फाइनेंशियल वर्ल्ड विद द कॉन्फिडेंस एज दे ग्रो अप। अगर उनको बजट अच्छे से करना आता है, सेव करना आता है, सही से खर्च करना आता है, तो आगे आने वाले समय में जब वो बड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में नेविगेट कर सकते हैं, मतलब कि पार पा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। वेदर इट इज मैनेजिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे कोई आप कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज करो, स्टार्टअप मैनेज करो, हाउस होल्ड बजट, घर का कोई बजट मैनेज करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इज एन ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस, ये हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी समझ और गहरी होती जाती है। सो इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग इक्विप्स देम विद एसेंशियल लाइफ स्किल्स। तो अगर आप उसको सही से जानते हैं तो सेव करने में, बजट करने में, इन्वेस्ट करने में और रिस्पॉन्सिबल तरीके से खर्चा करने में आपको ये स्किल की तरह हेल्प करता है। सो चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बच्चे जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बहुत अच्छे से समझते हैं। रियल लाइफ सिचुएशन उनको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, वैल्यू ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग वाइज फाइनेंशियल चॉइसेस, थिंकिंग क्रिटिकली बिफोर स्पेंडिंग, हेल्प्स कल्टीवेट रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स। इससे क्या होता है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैसे को जहां तहां खर्च नहीं करते। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन थ्रू रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। सेविंग के कॉन्सेप्ट्स, इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स हम रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्लांटिंग सीड्स एंड ग्रो इनटू ट्रीज बियरिंग फ्रूट्स, की आज आपने एक बीज लगाया तो कैसे वो कई सालों बाद ग्रो होकर पौधा बन रहा है, पेड़ बन रहा है। तो वैसे ही अगर आप थोड़े पैसे आज सेव करते हो, थोड़े थोड़े रोज, तो बहुत समय बाद देखोगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना। इस तरीके के एग्जाम्पल से बच्चे समझ पाते हैं। सो एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे विल लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, अगर उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है तो उन्हें पता होगा कि नीड्स और वांट्स में क्या डिफरेंसेस है। नीड्स मतलब जरूरत, जो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और वांट्स यानी इच्छा। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, एक चीज मिलेगी तो दूसरे की इच्छा है। तो इस पे हम लिमिट लगाते हैं, और ये जो है इस पे हम ध्यान देते हैं प्राइजेस कंपेयर करने में, बिफोर मेकिंग परचेज, एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर्स देखते हैं। जैसे द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट मनी एंड सेविंग फ्रॉम अ यंग एज, शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ इट। सो कम उम्र में ही अगर आप पैसे के बारे में सीखते हैं तो सीखने से बच्चों में अच्छी आर्थिक आदतें जो है विकसित होती हैं। वे बचत करना और सोच समझकर खर्च करना सीखते हैं, है ना। तो ये आप एग्जाम्पल इसमें बताना है तो आप लिख सकते हो अ चाइल्ड, या मैं लिख के आपको बताती हूँ, एक एक करके समझ लेते हैं। सो लर्निंग अबाउट मनी फ्रॉम एन अर्ली एज हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। इट टीचेस देम टू सेव मनी, स्पेंड वाइजली एंड अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है, अ चिल्ड्रन हु सेव पार्ट ऑफ देयर पॉकेट मनी कैन बाय अ बाइसिकल विदाउट आस्किंग देयर पेरेंट्स। इमेजिन यू हैव रिसीव्ड सम मनी एज अ गिफ्ट, कुछ गिफ्ट मिला है आपको, पैसा। हाउ वुड यू डिसाइड वेदर टू सेव इट, कैसे उसको सेव करोगे, स्पेंड करोगे या इन्वेस्ट करोगे। व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसिडर, कौन कौन से फैक्टर आप ध्यान दोगे। सो आई वुड फर्स्ट थिंक अबाउट माई नीड्स, मैं अपने नीड्स को ध्यान दूंगी पहले। इफ आई नीड समथिंग इम्पोर्टेंट, आई वुड स्पेंड अ पार्ट ऑफ द मनी। अगर मुझे कुछ बहुत जरूरी चाहिए तो उस पर मैं थोड़े से पैसे खर्च करूंगी और बाकी को सेव करने पे ध्यान दूंगी, और इन्वेस्ट सम अमाउंट फॉर द फ्यूचर यूज। इफ यू वर इन चार्ज ऑफ प्लानिंग अ स्मॉल इवेंट एट योर स्कूल, मान लो आपके स्कूल में कोई इवेंट है और आपको प्लानिंग करनी है, उसका बजट बहुत लिमिटेड है, हाउ वुड यू मैनेज द मनी, तो आप मनी कैसे मैनेज करोगे। सो आई वुड प्रिपेयर अ बजट, पहले मैं बजट बनाऊंगी, प्राइसेस कंपेयर करूंगी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करूंगी, कुछ पैसे इमरजेंसीज के लिए बचा के रखूंगी अगर इवेंट में कुछ इमरजेंसी हो जाए, एंड आई वुड स्पेंड ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट आइटम्स। देन व्हाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है सबके लिए। सो फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स पीपल सेव मनी, मेक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन एंड अवॉइड डेट यानी कर्जा, अचीव देयर फ्यूचर गोल्स।
ओके, सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। ये चैप्टर ही नहीं, ये यूनिट भी कवर कर लिया है फाइनली। आई एम सो हैप्पी आफ्टर फिनिशिंग इट। इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल मीट विद द यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जल्दी ही मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।